इस वीडियो में हम सीएपीएफ एसी जो 2019 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन थे वो उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आपको 22, 20, 21 एंड 2020 का कर दिया है। ये धीरे धीरे करके वंस इकोनॉमी फिनिश हो जाएगा फिर हम सपोज पॉलिटी करेंगे, इस ढंग से आपको सारे कर देंगे। तो हर क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखो कि बहुत सारे आप देखोगे कि रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर करने से ये फायदा होता, सेम क्वेश्चन में भी नहीं, आपको एक्सेप्शनल केसेस में ही सेम क्वेश्चन मिलता, लेकिन आपको रिपीटेड नेचर के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको उनको करना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स in a production function when more and more units of the variable factor are used, holding the quantities of a fixed factor constant, a point is reached beyond which। अब कोई भी चीज का आप प्रोडक्शन करते हो तो टू कंपोनेंट होते हैं जो आपका इनपुट। एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड फैक्टर या फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हो, फिक्स्ड फैक्टर। और एक होता है वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर वो है या फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो लगेगा ही लगेगा, आप प्रोडक्शन करो या ना करो। आपने प्लांट्स एंड मशीनरी ले आया, अब उसका यूज करो या ना करो, बिल्डिंग आपने बना दिया, उसका यूज करो या ना करो, वो फिक्स्ड फैक्टर है। जो सैलरीड स्टाफ है मंथली, आप उनसे काम लो या ना लो, वो लगेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करोगे तब, रॉ मटेरियल या डेली बेस लेबरर, तो इसमें वेरिएबल है। तो जब आप फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रखते हो और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाते जाते हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां की जो आपका प्लांट मशीनरी बिल्डिंग्स जो कैपेसिटी है वो फिक्स्ड वाला फिक्स है, उसके बियॉन्ड आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। जब उसके बियॉन्ड प्रोडक्शन करोगे तो आपका क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश होगा। अब ये इसमें देखो, ये तो इंक्रीज करेगा, ये तो नहीं होगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, जब ये दोनों आपका एक इसमें से आप समझ सकते थे कि ये बेटर है इस वजह से। देखो मार्जिनल रेवेन्यू विल डिमिनिश, रेवेन्यू डिमिनिश नहीं करेगा, इनफैक्ट रेवेन्यू आपका वो बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली एक सर्टेन टाइम बाद जो है वो आप प्रोडक्शन ही वो आपका गिर जाएगा, जितना आप वेरिएबल कॉस्ट लगाते जाओगे तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगा, प्रोडक्ट होगा, वो तो कम हो जाएगा ना। आप जरूरत था वहां 10 लेबर का और आपने 20 लेबर लगा दिया, तो मार्जिनल उनकी प्रोडक्टिविटी तो कम हो जाएगी, यानी कि कुछ मजदूर होंगे जिनका एक तरह से इफेक्टिवली कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू रेवेन्यू आपका वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्ट है, वो कम होता जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। तो फर्स्ट कह रहा है कि ए, द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ ए परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म आर परफेक्टली इलास्टिक। ये देखो क्या होता है ना कि परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो प्राइस आपका सेम रखोगे, नहीं तो यदि आप चेंजेस करते हो प्राइस तो मार्केट वो आपका एक तरह से डिस्टॉर्ट। इसको ऐसे समझो कि सारे दुकानदार अंडे बेच रहे हैं, किसी ने अंडे में प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, सपोज 6 रुपी पर अंडे बिक रहे हैं एग्स, और एक 7 रुपी कर देगा, उसको कोई नहीं लेगा। लेकिन आप 6 के जगह 5 कर दोगे तो सारे बिक जाएंगे, लेकिन आपको नुकसान होगा। 7 में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपका कोई लेगा नहीं। तो इसमें जो क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ये आपका परफेक्टली ये इलास्टिक होता है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो ये सही है, यानी ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म इज अबव इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व। नो, अब ये देखो आपने जो देखा कि जो ये है इसमें से, तो ये आपका परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट था, लेकिन इसमें जो है ये आपका मोनोपोली है। तो मोनोपोली नॉर्मली क्या है कि मोनोपोली जब है इसका मतलब एक प्लेयर है, तो एक प्लेयर है तो वो प्राइस जो है कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अबव एवरेज ये तो हमेशा नहीं होगा ना, कभी आपका हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, तो इस वजह से अबव नहीं होगा, ये गलत हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब और हम आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। इन द लॉन्ग रन अ कॉम्पिटिटिव फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। देखो जो हमने अभी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का बोला कि लॉन्ग रन में आप अधिक नहीं, मान के चलो कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक आप अंडे बेच रहे हो किसी पार्टिकुलर डे में, और जो बगल का दुकान था उसके अंडे समाप्त हो गए, अब वो 6 का 7 उस दिन आप बेच लोगे,
लेकिन किसी और दुकानदार को पता चलेगा अच्छा इस दिन इसने 7, तो पता चला कि 2 और दुकानदार वहां पे आ गए, तो आप लॉन्ग टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट ही आप कमा सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आप 6 में लाओगे और 6 में तो नहीं बेचोगे ना। मान के चलो 5 रुपीज 90 पैसे में ला रहे हो या 5 रुपीज 50 पैसे में ला रहे हो, डिपेंडिंग ऑन की आपका क्वांटिटी कितना है। आप 1 लाख बेच रहे हो अंडे, तो 10 पैसे भी होता है तो 10,000 आपको होता है। लेकिन आप 100 ही बेच रहे हो तो कम से कम 1 रुपी तो आपको मिलना चाहिए, या 500 बेच रहे हो तो 1 रुपी तो मिलना चाहिए। तो ये भी सही है। तो ये इन इक्विलिब्रियम द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ ए मोनोपोली फॉर्म मे बी राइजिंग फॉलिंग और कांस्टेंट। देखो ये वाला सही है, ये वाला गलत। अब समझ सकते हो फॉर ऑल 4 ऑप्शंस देखोगे तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। अब देखो जो इलास्टिसिटी वाला चीज है इसमें पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको रिवर्स में देखो। पहले ये क्वेश्चन आया 2019 आया, उसके बाद बाद वाला आया ना, तो हम उसको रिवर्स में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड, देखो यदि प्राइस इलास्टिसिटी इंफिनिटी है तो इसका मतलब है कि जो डिमांड प्राइस थोड़ा बढ़ेगा तो डिमांड जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि जीरो है तो इसका मतलब है ना कि प्राइस बढ़ने से घटने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि वॉट एवर द चेंज इन प्राइस देर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर अ स्मॉल चेंज इन प्राइस देर इज अ स्मॉल चेंज इन डिमांड। नहीं, ये इसमें जो एब्सोल्यूट में ये होगा, ठीक है ना, यानी कि जीरो प्राइस है। फॉर ए स्मॉल चेंज इन प्राइस देर इज लार्ज, ये आपका जो हायर लेवल ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो फॉर ए लार्ज चेंज इन प्राइस देर इज अ स्मॉल, ये आपका ये भी एक तरह से इलास्टिसिटी लेसर है, लेकिन यहाँ जीरो का रहा, तो जीरो का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। ये थ्योरेटिकली नहीं पाया जाता है, मतलब सॉरी प्रैक्टिकली नहीं पाया जाता, थ्योरेटिकली ये है। ये क्वेश्चन में देखोगे कि कोई भी आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन इन द सेंस रिवर्स में देखो, ये क्वेश्चन आया उसके बाद इसके आधार पे दूसरा क्वेश्चन इसके बाद वाले ईयर में आपने देखा, तो हम रिवर्स में चल रहे हैं, तो इसका एक्चुअल में एक भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अब ये देखो इलास्टिसिटी पे हम ये कर चुके थे, तो इलास्टिसिटी पे आपने क्या किया था, तो जो आपका प्राइस है उसको नीचे रखेंगे। तो प्राइस में चेंजेस कितने हो रहे हैं, आपका 90 से वो 110 हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, परसेंटेज जो है वो आपका 22.22 है। और जो यूनिट है, यूनिट आपका 240 था और वो घट करके 160 हो रहा है। इसका मतलब सेम इसके जो हमने पहले किया हुआ है पहले वाले पार्ट में, उसमें देखोगे भी एक में 33 आया था। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.5 आता है। 1.5 किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा। लेकिन आपको सॉल्यूशन जानना चाहिए कि मे बी कल के डेट में ऑप्शन एक चेंज कर दे, या ऑप्शन चारों ये ऑप्शन चेंज कर दिया उसमें से एक सुटेबल आंसर आ जाए, तो आपको एटलीस्ट ये जानना चाहिए, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रियल इंटरेस्ट रेट ऑन ए क्रेडिट कार्ड लोन बियरिंग 24% इंटरेस्ट पर ईयर इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%। एक्चुअली देखो जो इन्फ्लेशन को हम माइनस करते हैं तो रियल इंटरेस्ट, तो ये जो 24% है उसको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। नॉमिनल आईआर इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल में से आप इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हो तो वो रियल इंटरेस्ट रेट होता है। तो नॉमिनल 24 है और इसमें से -10 कर दो तो 14% रियल इंटरेस्ट रेट है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ये देखो हर टर्म को जितना जानोगे एक्सप्लोर करोगे उतना फायदा। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसमें ट्रेड नहीं होता है, यानी कि हम अपनी जो भी जरूरतें हैं हम अपनी इकोनॉमी से ही पूरा करते हैं, यानी कि ना हम एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं। तो जो थ्योरेटिकली ये कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। विद नो टैक्सेस, यानी टैक्स भी वहां नहीं है। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि यदि आप 100 रुपया कमाते हो तो उसमें कितना खर्च करते हो। मान के चलो 70 कर रहे हो या 60 कर रहे हो या 80 कर रहे हो। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है, जनरली आप जैसे फूड आइटम्स वगैरह में खर्च करना परसेंटेज के टर्म में कम करते हो, और डिपेंडिंग ऑन वो सिचुएशन। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज 0.9, इसका मतलब क्या है, यहाँ फिक्स है कि जितना भी अर्न करते हो उसका 90% आप खर्च कर देते हो। यानी 100 रुपया कमाते हो तो 90 रुपया खर्च कर देते हो। जितना उस रेशियो में कमाते कमाते जाते हो, 1 लाख यदि इनकम हो गया तो आप 90,000 खर्च कर दोगे। 1 करोड़ हो गया आपका इनकम
तो आप 90 लाख खर्च कर दोगे। देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है आपको ये इसमें फॉर्मूला जानना होगा, तभी आप बना पाओगे। तो 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, तो 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसमें 1 और 1 माइनस 0.9, तो ये क्या हो गया 1/0.1। इसका मतलब इसको जीरो को हटाओगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 10 हो गया, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सिंपल केनेजियन थ्योरी द स्लोप ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व अगेंस्ट इनकम। तो जो सिंपल केनेजियन थ्योरी कहता है कि स्लोप ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व अगेंस्ट इनकम, ये जो होता है ना कि जैसे जैसे आपका जो इनकम बढ़ता जाता है, ये मान के चलो कि फॉर एग्जांपल आपका ये कंजम्पशन है, ये मान के चलो, और ये इनकम मान के चलो है, तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है आपका एक्सपेंडिचर कंजम्पशन तो बढ़ता जाएगा ना। पहले आपका 10,000 पर मंथ सैलरी था, तो आप सपोज 6,000 खर्च कर रहे थे, अब 20,000 हो गया, तो 6,000 से तो एक्स्ट्रा करोगे। फिर आपका 1 लाख सैलरी हो गया, तो आप उसको करोगे। इसका मतलब क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव। अब फ्यू एक्सेप्शंस को ये हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम जनरलाइजेशन को लेते हैं, हम मेजोरिटी को लेते हैं। मेजोरिटी कोई ऐसा नहीं होगा ना कि सैलरी बढ़ रहा है और आप खर्च करोगे, नहीं, ये नहीं कभी हो सकता ना। जितना आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी उतना आप एक्सपेंडिचर करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव। अब ये देखोगे जीरो तो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता ना, वो प्रैक्टिकल सेंस में इन्फिनिटी होगा ही नहीं ना। तो ये ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है ना कि प्राइस उससे नीचे नहीं हो सकता है, सॉरी सॉरी, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो ऊपर उससे नहीं होगा यानी उच्चतम कीमत ये हो सकता है, उससे कम में दे सकते हैं। जैसे आप जो प्रोडक्ट को भी खरीदते हो तो एमआरपी लिखा हुआ रहता है, यानी कि मिनिमम ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि उस प्राइस से ऊपर आपको दुकानदार नहीं दे सकता है, उससे कम में दे सकता है, आपको डिस्काउंट दे सकता है 2%, 5%, 10%, 20%, डिपेंडिंग ऑन कि उस प्रोडक्ट पे उसको मार्जिन कितना है और आपका उस दुकानदार से कितना अच्छा रिलेशन है, ठीक है। तो इसके आधार पे तो देखो, फेयर्स चार्ज बाय एयरलाइंस इन इंडिया, तो इसमें प्राइस सीलिंग नहीं है ये, क्योंकि एयरलाइंस में क्या है कि अभी कुछ एक टाइम में गवर्नमेंट उसको एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभी लगाती है कि आप इससे अधिक चार्ज नहीं कर सकते हो। अब आप एयरलाइंस में देखो कि सेम सीट आपको मिल रहा है, कभी आपको 5,000 में सीट्स मिल रहा, वही सीट मिल रहा है, और कभी आपको 20,000 में सेम सीट मिलेगा, तो आपको वो उसमें प्राइस सीलिंग नहीं है। प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट, यस, इसमें एमआरपी आपका लिखा हुआ रहता है कि मैक्सिमम आपका रिटेल प्राइस है उतना होगा बिस्किट का, मान चलो 10 रुपी, 20 रुपी, 30 रुपी, 50 रुपी, उससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। तो बी इसका आंसर होगा। अब ये देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्राइस फ्लोर है, वो सीलिंग नहीं है कि वो उससे नीचे नहीं जा सकता। मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय स्टेट, तो ये दोनों सेम ही है, तो आपका बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following statements is true with regard to an economy which is on its production possibility frontier। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो प्रीवियस ईयर में। तो देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड इन द सेंस रिवर्स में, देखो ये क्वेश्चन आया उसके बाद क्वेश्चन आया, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में मान के चलो ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है, सपोज ये प्रोडक्ट बी है और ये ए है, तो यदि आप ए को मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो तो बी को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जीरो। जैसे जैसे आप इधर जाते हो तो ए को सेक्रीफाइस करते जाते हो, बी को बढ़ाते जाते हो। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ट्रू है इसमें, तो देखो, तो द इकोनॉमी हैज टू सेक्रीफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। यस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान के चलो ना कि आप एक ही साथ जॉब भी करोगे और पढ़ाई भी करोगे, तो प्रभावित तो होगा कोई। हाँ, ये अब इसको प्रैक्टिकल में नहीं कहो कि जो जॉब करते था वो और अच्छा जॉब का तैयारी किया उसका सिलेक्शन हो गया, और जो सिर्फ बैठ के दिन भर प्रिपरेशन कर रहा था उसका नहीं हुआ। लेकिन हम उस सेंस में नहीं देखेंगे, हम नॉर्मल देखेंगे कि सबका इफिशियंसी बराबर यदि है, तो जो जॉब कर रहा उसका टाइम जॉब में भी जा रहा, लेकिन जो फुली रूप से पढ़ रहा उसका सिर्फ ये, तो हम इक्वल में ये करेंगे, तो यही आपका आंसर होगा। अब ये देखो करा, देयर इज नो लिमिट और कॉन्स्टेंट फॉर द इकोनॉमी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज। डियर, इकोनॉमी का स्टडी ही तो है कि हम यही तो कहता है ना
कि हमारे पास रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है और डिमांड हमारी जो यानी कि हमारी नीड्स जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है, कि एम्बिशन अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ वन कमोडिटी अप टू ए पॉइंट विदाउट रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर कमोडिटी। नो, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज एन अपवार्ड स्लोपिंग कर्व। नो, ये डाउनवार्ड स्लोपिंग है। देखो आप ऑलरेडी देख रहे हो डाउनवार्ड स्लोपिंग है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये आंसर है। नेक्स्ट आपका कह रहा है हु क्वाइंड द टर्म कंसेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब देखो इस ये क्वेश्चन कभी हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछे कि एक्चुअली में पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है क्या। तो सबसे पहले हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट देखते हैं। हम जो अर्न करते हैं तो एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन हमने देखा कि 100 रुपीज यदि अर्न कर रहे हैं तो हम मान के चलो कि एमपीसी यदि 0.8 है तो हम 80 रुपया खर्च कर देंगे, 80 रुपीज खर्च कर देंगे। एमपीसी 0.9 है तो इसका मतलब हम पर 100 रुपी में 90 खर्च करेंगे। लेकिन 10 रुपी जो है हम सेविंग कर रहे हैं। तो सेविंग्स को यदि हम सिर्फ और सिर्फ अपने जेब में रखे रहे हैं तो वो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। तो जो अधिक सेविंग है, वो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये कहता है कि जो मितव्यता का विरोधाभास, यानी कि जो आप कम खर्च करते हैं और अधिक बचत करते हैं और उस बचत को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते हैं, तो वो इकोनॉमी के लिए हानिकारक है। आप सेविंग कर रहे हो तो आपके लिए वो फायदा है कि आपको रेनी डे में काम आएगा, या आपको अपने बच्चे की पढ़ाई में काम आएगा, या आपको अपने घर बनाने में काम आ सकता है फ्यूचर में, या आप अपने बच्चे की शादी करने में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर टाइम बीइंग वो आपके लिए फायदा है, लेकिन लार्जर सेंस में इकोनॉमी में वो घाटा है। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है कि मोर सेविंग्स, जो पर्सनल सेविंग्स है, कैन बी डेट्रीमेंटल टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सब लोग सेविंग्स करने लगोगे और उस सेविंग्स को मान के चलो कि आप ऐसे जगह नहीं रख सकते हो जहां की इकोनॉमी उसको यूज करे। अब मान के चलो आपने गोल्ड में खरीद करके रख दिया, या फिर कुछ ऐसे जगह रखा जहां की वो पैसे मूव नहीं कर रहा है, तो फिर वो आपका ओवरऑल इकोनॉमी को हानिकारक होता है। तो ये जो कंसेप्ट आपका दिया था, एक्चुअल में देखा जाए ना तो एब्सोल्यूट रूप से ये नहीं दिया, लेकिन जो मोस्ट क्लोज है कि सबसे ज्यादा इस पर इन्होंने वर्क किया। एग्जैक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट, लेकिन जो सबसे अधिक इस पर वर्क इन्होंने किया है तो ये जॉन मेनार्ड केन्स ने इस पर वर्क किया है, तो इसका सी हो जाएगा। अब जो ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है, 11, 12 और 13 क्वेश्चन, अभी तक जो हमने देखा वो प्योर इकोनॉमिक्स का था, कोर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके थे। और इस ईयर में देखो कि कोर कंसेप्ट्स आपको अधिक था, क्योंकि कुछ टाइम में देखोगे कि कोर कंसेप्ट्स कम होते हैं और जनरल फैक्ट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन इस बार देखोगे कि अभी तक जो हमने 10 किया वो उसमें से ऑब्वियसली एक क्वेश्चन को हटा दिया गया क्योंकि वो सही वाला ऑप्शन नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो 3 है वो करंट वाला क्वेश्चन है। तो ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू इंडियन रेलवेज टू द इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्स ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 को क्या वंदे भारत ये कहते हैं, एक्सप्रेस। तो ये अभी शायद 10 है जो रनिंग है वर्तमान समय में, जब मैं जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद मेरे अनुसार 10 है, और 4-5 पाइपलाइन में है। इसका टारगेट है और बहुत सारा, क्योंकि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसका जो मैक्सिमम स्पीड ये किया गया है 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के कारण, क्योंकि हमारे ट्रैक्स जो है इस ढंग से नहीं है कि रेगुलर में कांस्टेंट रूप से 180 सपोर्ट कर सके, तो ऑपरेशनल स्पीड इसका 130 किलोमीटर पर आवर रखा गया है। जो पहला ट्रेन स्टार्ट हुआ था वो आपका 15 फेब 2019 को वाराणसी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वाराणसी से ये न्यू दिल्ली। इसमें 2 टाइप्स के सीट्स होते हैं। एक आपका नॉर्मल चेयर कार होता है और एक आपका जो होता है वो एग्जीक्यूटिव चेयर। तो एक इकोनॉमिक चेयर कार कर सकते हो और एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार। तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार का वो प्राइस, इनफैक्ट इस ट्रेन में जो रिलेटिवली प्राइस काफी हायर होता है, तो कॉमन मैन के लिए ऑब्वियसली है प्रॉब्लम है, बट दोज हु आर इन जॉब और इन बिजनेस दे कैन इजीली अफोर्ड। तो इसमें टाइम का बचत आपका होता है। तो ये वंदे भारत, इनफैक्ट देखोगे कि ये चर्चा में इस वजह से, क्योंकि ये आपको इसके ऊपर ये एक ध्यान रखो कि कहाँ बनता है, तो आईसीएफ यानी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो चेन्नई है उसमें ये इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और फिर ये देखोगे कि ये भी ट्रेन में कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हुए, तो कुछ जो बुफेलो वगैरह टकरा गए, तो उसमें कई ऐसे एक्सीडेंट, तो कुछ जो ये था ना कि सरकास्टिकली कहा गया कि ट्रेन वंदे भारत जो ट्रेन है वो कमजोर नहीं बनाया गया है, वो वीक नहीं बनाया गया है, या वो खराब नहीं बनाया गया,
हमारी भैंसें जो है इस समय मजबूत हुई, तो ऑब्वियसली जो का पार्ट, लेकिन ये एक्सीडेंट्स वगैरह के कारण न्यूज में था, तो इसके संबंध में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट आपका कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू HDI वैल्यू। अब ये देखो, ये ईयर नहीं इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको जो क्या है कि इनका जो अवरोही क्रम में ये करना है, ह्यूमन राइट्स जो डेवलपमेंट है उसके आधार पे। तो अब जो ये सही है, ठीक है ना, ये सही होगा, सनी नहीं सही इसको कर लोगे। तो ये जो है जो उस समय जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो उस ईयर के अनुसार, क्योंकि ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके आधार पे जो था, नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे था, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। अब जब आपका एग्जाम होगा तो वंस अगेन आप चेक कर लोगे, लेकिन शायद अभी जो फॉर एग्जांपल मैं आपको जब वीडियो ये प्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट में है, स्विट्जरलैंड के बाद आपका नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ठीक है, तो उसका ऑर्डर आप देख लोगे, अभी का जो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तो फिर एक बार चेक कर लोगे उसको, तो इस जो आंसर उस एग्जाम के टाइम के अनुसार ये भी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंधमाल हल्दी विच रिसीव्ड GI टैग रिसेंटली इज ए वेराइटी ऑफ टर्मरिक इंडिजीनियस टू। अब ये देखो ना, कंधमाल एक रीजन है, वो उड़ीसा में है, तो आपके पास उड़ीसा में डिफरेंट देता ना, नदर्न उड़ीसा, सेंट्रल उड़ीसा, सदर्न उड़ीसा, तब आपको प्रॉब्लम होता। लेकिन यदि कंधमाल आप जगह को इनका नाम जानते हो, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम ये नहीं। तो ओडिशा का एक ही है टर्म, तो ये आपका सदर्न ओडिशा। समटाइम कुछ चीजें जब कनेक्ट द डॉट्स हम करते हैं, तो हमें ये फायदा हो जाता है। तो इस ढंग से इसमें 13 क्वेश्चंस थे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या दिए हुए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है, गाइडेंस जो भी चाहिए, आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।